हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम कनिष्का और आज हम सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं नाउन केस, संज्ञा कारक। ये बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करने हैं। ये नाउन से भी ज़्यादा आसान है। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन केस, संज्ञा कारक। केस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कारक। The case of a noun or a pronoun shown its relation with some other word in a sentence। संज्ञा और सर्वनाम का मामला वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ अपने संबंध को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। मतलब क्या है कारक का? कारक द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि नाउन का उपयोग किस प्रकार किया गया है। अब नाउन क्या होता है? नाउन होता है संज्ञा, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, वो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन का उपयोग किस प्रकार किया गया है किसी सेंटेंस में, केस यह प्रकट करता है। तो दोस्तों केस के कितने पार्ट्स हैं? 6 काइंड्स ऑफ नाउन केस। 6 प्रकार हैं संज्ञा कारक के। फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेकंड है हमारा पोसेसिव केस, जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं और पोसेसिंग द नाउन भी कह सकते हैं पोसेसिव केस को। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम अक्यूजेटिव केस भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। फोर्थ है हमारा केस इन अपोजिशन, जिसको हम नाउन इन अपोजिशन भी कहते हैं। फिफ्थ है हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जिसको हम वोकेटिव केस भी कहते हैं। और सिक्स्थ है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ओके, तो अब हम इस वीडियो में नाउन केस के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे और अगले 3 पार्ट्स हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नाउन केस का फर्स्ट पार्ट, नॉमिनेटिव केस के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले केस की डेफिनेशन और उनके पार्ट्स पढ़े थे। अब हम उन पार्ट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमारा नाउन केस का फर्स्ट पार्ट है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। ए नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता। और जो कर्ता होता है सब्जेक्ट, उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छी तरह से। मानसी प्लेज फुटबॉल। मानसी फुटबॉल खेलती है। अब कार्य फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रही है? मानसी। हु प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेल रहा है? हु, मानसी। तो जो मानसी है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में वो हमारा क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। सेकंड एग्जांपल है रितु राइट्स ए लेटर। रितु पत्र लिखती है। तो पत्र कौन लिखती है? हु राइट्स ए लेटर। पत्र कौन लिखती है? रितु। तो जो ऋतु है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो वो हमारा क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नाउन केस का सेकंड पार्ट, पोसेसिव केस के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे नाउन केस का सेकंड पार्ट, पोसेसिव केस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक कारक। ए नाउन इज यूज्ड टू शो एज द प्रोसेसर ऑफ समथिंग। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये थी। मतलब क्या है इसका? जो कर्ता है किसी सेंटेंस में, कर्ता का अधिकार प्रकट हो, उसे हम पोसेसिव केस कहते हैं। कर्ता का अधिकार प्रकट हो। एग्जाम्पल है जैसे दिस इज राम्स बुक। यह राम की किताब है। किताब किसकी? राम की। इस किताब पर किसका अधिकार है? राम का। हुज, किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? अधिकार की बात हो रही है ना। बुक, किताब किसकी है? राम की। अधिकार किसका? राम का। तो यह राम की किताब है। तो किताब किसकी है? राम की। तो जो राम है वो हमारा क्या है? पोसेसिव केस। सेकंड एग्जांपल है इट इज हरीज पेन। यह हरी का कलम है। यह हरी की कलम है। या तो कलम किसकी? हरी की। इस कलम पर किसका अधिकार? इस पेन पर किसका अधिकार है? हरी का। तो जो हरी है वो हमारा क्या है? पोसेसिव केस। इसके 4 नोट हैं, वो भी समझ लेते हैं, आसान है बिल्कुल। फर्स्ट नोट है, अगर हम किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन जोड़ते हैं तो हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। ये जो है ना ऊपर एस के आगे और ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफ।
अपोस्ट्रोफ, इसको हम अपोस्ट्रोफ कहते हैं। तो अगर हम सिंगुलर नाउन जोड़े तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ एस। जैसे एग्जाम्पल है जॉन्स पेन, मान लो यहाँ अपोस्ट्रोफ एस नहीं होता, क्या बनता, जॉन कलम, पर अब क्या बन रहा है, जॉन की कलम। तो ये जो जॉन है ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफ एस लगाया, जॉन की कलम, जॉन्स पेन, जॉन की कलम। सेकंड एग्जाम्पल है प्लूरल नाउन प्लस में एस अपोस्ट्रोफ। अगर हम प्लूरल नाउन जोड़ते हैं तो उसके साथ हम एस के बाद अपोस्ट्रोफ लगाते हैं। प्लूरल नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन। जैसे एग्जाम्पल है बॉयज बुक्स, लड़कों की किताबें, तो एस के बाद अपोस्ट्रोफ लगेगा और यहाँ एस के बाद अपोस्ट्रोफ लग रहा है, तो लड़कों की किताबें। समझ में आया, सिंगुलर के साथ जोड़ेंगे अपोस्ट्रोफ एस और प्लूरल के साथ जोड़ेंगे एस अपोस्ट्रोफ। थर्ड है हमारा, यदि अगर प्लूरल नाउन एस पर समाप्त न हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, प्लूरल नाउन प्लस में अपोस्ट्रोफ एस। चिल्ड्रंस टॉयज, एग्जाम्पल है चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। तो ये तो एन है लास्ट में, एस पर समाप्त नहीं हो रहा, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफ एस, बच्चों के खिलौने। इसका फोर्थ हो रहा है नोट, यदि दो नाउन में घनिष्ठ संबंध हो, पक्का संबंध हो, तो जो दूसरा नाउन है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफ एस। एग्जाम्पल है जैसे रमन एंड गीता रियन, रमन और गीता का शासन, जो रियन है इसका मीनिंग क्या है, शासन, रमन और गीता का शासन। तो ये एक फर्स्ट नाउन है और ये सेकंड नाउन, अब इनमें संबंध है, इन दोनों का शासन है। तो जो अगर दो नाउन में ज़्यादा संबंध हो, घनिष्ठ संबंध हो, तो सेकंड नाउन के साथ हम क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफ एस। ओके, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ये जो नाउन केस है उसका थर्ड पार्ट ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने इससे पहले पोसेसिव केस के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे नाउन केस का थर्ड पार्ट ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हम हिंदी में कहते हैं कर्मकारक। ए नाउन इज यूज्ड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस को हम अक्यूजेटिव केस भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कार्य करने वाला कौन होता है, कर्ता। जो करता है वो काम क्या कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, सीमा सिंग ए सॉन्ग, सीमा ने गाना गाया। तो सीमा ने क्या गाया, गाना, वट क्या गाया, गाना, गाना गाया, सॉन्ग गाना। तो जो सॉन्ग है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड एग्जाम्पल है रवि बोट ए पेन, रवि ने एक पेन खरीदा। तो रवि ने क्या खरीदा, वट, रवि ने क्या खरीदा, पेन, कलम। तो जो पेन है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। इसके नोट हैं वो भी रिवाइज कर लेते हैं। कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे ही गेव हरी ए वॉच, उसने हरी को एक घड़ी दी। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये है और ए वॉच एक घड़ी, ऑब्जेक्ट नंबर 2। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो उसने हरी को एक वॉच दी, उसने किसको वॉच दी, हरी। हरी तो एक व्यक्ति का नाम है, वो तो सजीव है, खा सकता है, पी सकता है, चल सकता है। तो जो हरी है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हरी है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट। और उसने हरी को क्या दी, ए वॉच एक घड़ी। वो तो एक घड़ी है, वो तो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, वो खा थोड़ी ना सकती है, पी भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। तो ए वॉच एक घड़ी। तो जो वॉच है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग सजीव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग निर्जीव। अब सेकंड एग्जांपल है शी टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी बताई। तो इसमें पहले ये बताओ ऑब्जेक्ट हैं दो, कौन कौन से हैं, एक ये रहा ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ए स्टोरी ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब इसमें डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। उसने मुझे एक कहानी बताई, उसने किसे कहानी बताई, मुझे। तो जो मी है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसने क्या बताई, एक कहानी। तो जो कहानी है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये है नॉन लिविंग और ये है लिविंग। इसका सेकंड नोट है कि कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन यूज हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है जैसे सुनील गोज
टू दिल्ली। सुनील दिल्ली जाता है, तो सुनील जो दिल्ली है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और इससे पहले प्रीपोजिशन टू, टू है वो क्या है, प्रीपोजिशन। टू क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यूज हो रही है ना, तो बस इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन यूज हो जाए तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर ऐसे रूप के ऑब्जेक्ट को, इस रूप के ऑब्जेक्ट को, मतलब अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आ जाए, इस रूप के ऑब्जेक्ट को हम गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो इस तरह हमारी वीडियो ख़त्म होती है और हम इसके अगले 3 पार्ट्स अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।